Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 11 जून 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है माउंट फूजी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। सबसे पहला स्टेटमेंट बोलता है जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन होती है हमारी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हमारे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो अलाउ किए गए हैं वो लोकसभा के टोटल मेंबर्स के 10% हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वाले जो मिनिस्टर हैं स्पेशली, ये भी एक कैटेगरी होती है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो दोस्तों इन तीनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पर बताना है इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों सही है या ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे गलत हैं। तो इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अच्छे से इस लेक्चर को सुनते हुए चलना, क्योंकि इसी लेक्चर में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, स्पेशली जो हमारा अभी फर्स्ट वाला आर्टिकल होगा वो। चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आने वाले समय पर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होंगे, लेकिन आज मैं क्लियर कर दूंगा। हमारे द हिंदू अखबार में पेज नंबर 1 पर ही बड़ा बड़ा ये आर्टिकल छपा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे नई सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, सभी मिनिस्टर्स ने शपथ ले लिया है, वो आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए कल के दिन ही। तो अब इस नई सरकार में किस किस को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कौन अंदर आया कौन बाहर गया, अब ज़रा इसके बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं बहुत डिटेल से, और बिल्कुल जाके मतलब आप देख पाओगे कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे कि अगर आप देख पाओगे पिछली जो सरकार थी उसमें होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास में थी, है ना। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री यहाँ पे एस जयशंकर साहब के पास में थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी के पास में थी। उसी प्रकार से अब की बार कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज किस किस के पास में गई हैं उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि ये सब ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। कल के दिन कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसाइड कर दिए गए हैं दोस्तों। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज भी डिसाइड कर दिए गए हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी डिसाइड कर दिए गए हैं। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखना होगा कि अब की बार मोदी 3.0 कैबिनेट का जो डिस्कशन हो रहा है, इस कैबिनेट में कौन कौन है। इस नए कैबिनेट में सबसे पहले 30 तो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो बिल्कुल टॉप मिनिस्ट्रीज को संभालने वाले हैं, ठीक है। ये सबसे मेन मिनिस्टर्स होंगे जो मेन मंत्रालयों को संभालेंगे। फिर 5 मिनिस्टर्स ऐसे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, तो ऐसे 5 मिनिस्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर 36 मिनिस्टर्स हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और ध्यान रखिएगा एक बात यहीं पे नोट कर लीजिएगा, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर में ही आते हैं, चीज़ों को सीख रहे होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर हमारे देश के लेवल पर काम करेगा, बट मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टेट के लेवल पर काम करेगा। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर में ही देखने को मिलते हैं, जबकि ये बीच वाले जो हैं ये इंडिपेंडेंट चार्जेस ये अलग है, बिल्कुल ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, ठीक है। तो इन 3 को मिलकर ये नया कैबिनेट पूरी तरह से फॉर्म हुआ। और ध्यान रखिएगा जो ये कैबिनेट होती है, इस कैबिनेट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे देश के हित में मेजर जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो सब डिसीजंस यही कैबिनेट लेता है, ठीक है। और ये सारे डिसीजंस हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सभी मेंबर्स के ऊपर में लागू होते हैं। कहोगे एक मिनट,
ये कैबिनेट हो गया, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग होता है, बिल्कुल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप में एक बहुत लार्ज बॉडी है दोस्तों, जिसमें आपके गवर्नमेंट के सभी मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही आते हैं, ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाले भी, ये सभी यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही आते हैं। वो पूरा काउंसिल है, लेकिन उसमें से जो मेन मिनिस्टर्स कौन से होंगे, वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। सिंपल, क्लियर हो गया, अच्छी तरीके से याद रखोगे हमेशा। अब चलिए आगे आते हैं। ये आपको पेज नंबर 1 पर आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। अब ये जो फोटो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सेव करके रख लेना। मैंने बड़े साइज में भी प्रोवाइड करवा दिया है, ये है ना, और ये 3 फोटोज आपने ध्यान में रखने होंगे, पूरे साल इनके बारे में डिस्कशंस होंगे। अब होता क्या है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री का बंटवारा दोस्तों हो चुका है, हमारा कैबिनेट बंट चुका है। यूनियन कैबिनेट किस किस को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, वो यहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब की बार सभी लोगों को, आपको, मुझको या सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि जो अब की बार एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, यहाँ पर बीजेपी के पास में बहुमत नहीं है, 240-41 सीट्स ही उनके पास में अवेलेबल हैं। बाकी यहाँ पर टीडीपी जो तेलुगु देशम पार्टी है और जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार जी की पार्टी हो गई, और दूसरी यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो गई। ये 2 पार्टीज या ये 2 व्यक्ति किंग मेकर बने हैं अब की बार इस एनडीए के लिए, इनकी वजह से गवर्नमेंट बन गई है। तो हमने सोचा था टीडीपी जेडीयू के पास में इंपॉर्टेंट मंत्रालय आएंगे, मिनिस्ट्रीज आएंगी, अब की बार बड़ा फेरबदल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। मैं पूरा का पूरा डिटेल पढ़ चुका हूं। ये जो आपको 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम है जो पिछली बार थे, ज्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, एग्जैक्टली सेम ही सेम आपको देखने को मिलेगा। चलिए कितना सेम है, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, इस पूरे के पूरे मिनिस्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं या फिर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जब बात करते हैं, तो इस पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपको पता है जो सबसे टॉप रैंक पोजीशन किसकी होती है, सबसे टॉप रैंक, हाईएस्ट रैंक की पोजीशन दोस्तों, कहोगे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, नहीं नहीं नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर से भी बड़ी एक हाईएस्ट पोजीशन होती है, वो होती है प्रधानमंत्री की। प्राइम मिनिस्टर की हाईएस्ट पोजीशन होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड ही हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री के बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अगर कोई है तो, ठीक है, होता है कभी नहीं होता, ठीक है, और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। ये ध्यान रखेगा, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस याद रखना है। पॉलिटी आपने पढ़ी होगी तो इसके बारे में जानकारी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको मैं यहाँ पे बताता हुआ चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल एकदम कह सकते हो जो बिल्कुल लोवेस्ट लेवल होता है वहाँ से समझा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इस कैबिनेट मिनिस्टर में सबसे टॉप रैंक प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री को भी कई सारे मंत्रालय मिले हुए हैं। अब वो कौन कौन से मंत्रालय मिले हुए हैं, आइए जरा इसके बारे में जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन वाला मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो गया, और बाकी सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज हो गए, या बाकी और भी पोर्टफोलियोज और भी ऐसी मिनिस्ट्रीज जो किसी मंत्री को नहीं दी गई हैं, वो सब प्रधानमंत्री के अंडर में आएंगी। तो ये बात हो गई पीएम की, तो मतलब पीएम आज नरेंद्र मोदी हैं, तो उनके अंडर में ये सारे मंत्रालय आ जाते हैं। फिर बात आती है डिफेंस मिनिस्ट्री की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। ये सोच रहे थे यार डिफेंस किसके पास में जाएगा, तो डिफेंस मिनिस्ट्री पहले की तरह राजनाथ सिंह जी के पास में ही है, वही इसको लीड करेंगे। फिर बात हो रही थी होम मिनिस्ट्री की, गृह मंत्रालय की, तो अगेन अमित शाह जी यहां पर फिर से गृह मंत्रालय को लीड करने वाले हैं। फिर रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, ये कोई भी इंसान बदलता हुआ नहीं देखना चाहता था, तो सबका सही निकला, नितिन गडकरी जी ही यहां पर इसको लीड करेंगे। ये एक चेंज हुआ है। जेपी नड्डा जो पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अब की बार उनको मंत्रालय थमा दिया गया है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये जेपी नड्डा के पास में आ गया है। बाकी एक और चेंज, शिवराज सिंह चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दोस्तों बीजेपी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश में आपको पता है कि अब की बार बीजेपी ने कितना खतरनाक परफॉर्म किया था। तो शिवराज सिंह चौहान जी को एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी गई है। फार्मर्स को लेकर आपको पता है कितनी चर्चाएं होती हैं, तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इनके पास में है, रूरल डेवलपमेंट भी इनके पास में है। फिर अगेन जैसे पहले था वैसे ही अभी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण जी के पास में ही है। एक्सटर्नल अफेयर, ये भी कोई बदलता हुआ नहीं देखना चाहता था, साथ में मैं भी, तो यहाँ पर वो एस जयशंकर जी के पास में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। फिर मनोहर लाल खट्टर जी के पास में, जो हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके पास में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, एंड पावर सेक्टर भी इनको दे दिया गया है। फिर ये है दोस्तों एक चेंज, एचडी कुमारस्वामी, ठीक है, ये जेडीएस यानी जनता दल सेकुलर यूनाइटेड अलग है नीतीश कुमार वाली पार्टी, और ये सेकुलर वाली पार्टी अलग है जेडीएस, ठीक है, तो उसके लीडर हैं एचडी कुमारस्वामी। इनका रोल है कर्नाटका के अंदर उन्होंने बीजेपी के साथ में मिलकर मतलब काम किया हुआ है, वहाँ पे इनके साथ मिलकर पार्टी में हैं, तो इनको दी गई है हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील। पीयूष गोयल जी के पास में
पहले की तरह कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वही मंत्रालय इनके पास में है। धर्मेंद्र प्रधान जी पहले की तरह एजुकेशन मिनिस्टर ये भी बने हुए हैं। फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जितन राम मांझी को इनके पास में दिया गया है। फिर पंचायती राज एंड फिशरीज प्लस एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग सेक्टर राजीव रंजन सिंह जी के पास में है। पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ये है सर्बानंदा सोनोवाल जी के पास में। देन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वीरेंद्र कुमार जी के पास में। सिविल एविएशन ये भी एक चेंज हुआ है। सिविल एविएशन का नाम आप सुनते होंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम आता होगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास में सिविल एविएशन था लास्ट ईयर, बट अभी यहाँ पर के राममोहन नायडू जी को दिया गया है। हाँ, ये एक चेंज हुआ है। जो अब की तेलुगु देशम पार्टी जुड़ी है ना चंद्रबाबू नायडू जी की, तो चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी से यहाँ पर ये एक पर्सन देखने को मिलेंगे जिनको सिविल एविएशन थमा दिया गया है। ठीक है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्या मिला है? इनको हटा तो नहीं दिया गया, नहीं, इनको मिली है कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये आपको दिख रहा होगा। फिर प्रहलाद जोशी जी को मिला है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। ट्राइबल अफेयर्स मिला है जुअल ओरम को। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिली है गिरिराज सिंह जी को। बाकी रेलवेज, इसके ऊपर भी ध्यान था, लग रहा था कि जो रेलवेज है वो जाएगा जेडीयू के पास में, नीतीश कुमार जी के पास में, क्योंकि वो पहले रेलवे मंत्री भी रह चुके हैं। तो रेलवेज, इंफॉर्मेटिक्स, ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज इट इज जैसा पहला था वैसा एज इट इज अश्वनी वैष्णव जी के पास में ही है। बाकी एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव के पास में है। कल्चर टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी, ये भी एक चेंज हुआ है दोस्तों। अब की बार यहां पर एक नया नाम आपको देखने को मिल जाएगा, इनके पास में ये वाला मंत्रालय है। किरण रिजिजू, इनके पास में भी बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय थमा दिया गया है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। पार्लियामेंट के जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं या इश्यूज होते हैं पार्लियामेंट में, जो सेशंस होते हैं, वो सब मैनेज करने का काम इनका है। माइनॉरिटी अफेयर्स भी इनके पास में है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दोस्तों हरदीप सिंह पुरी जी के पास में चला गया है। बाकी लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया जी को दिया गया है। कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी जी को दिया गया है। बाकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चिराग पासवान जी को। चिराग पासवान जी आपको पता है एलजेपी पार्टी के लीडर हैं। बिहार से 5 सीट्स यहाँ पर इन्होंने जीती हैं और वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं एनडीए में। अभी हाल ही में काफ़ी चर्चाएं हुई हैं चिराग पासवान जी की। फिर बाद में आती है बात सीआर पटेल की। सीआर पटेल को दी गई है जल शक्ति। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको जो लिस्ट देखी है ये आपके 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट है। कौन कौन सा मंत्रालय किस किस के पास में गया है वो डिटेल्स आपके सामने रखी गई हैं। बाकी हमने जैसा बोला था कि इस पूरे कैबिनेट में ये तो हो गए 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास में 5 आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, जो बिल्कुल अलग रह के काम करने वाले हैं। तो इनमें सबसे पहले आते हैं राव इंद्रजीत सिंह जी। इनको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर दिया गया है। जितेंद्र सिंह जी इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्टर दिया गया है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ऐसे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक अफेयर्स, ग्रीवांसेस, ठीक है, ये सब यहाँ पर बॉडीज दी गई, स्पेशली स्टेट के लेवल वाली, ठीक है, स्टेट के लेवल वाली। फिर क्योंकि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, फिर आप देख पाओगे जादव प्रताप राव, गणपत राव, तो इनको दिया गया है यहाँ पर इंडिपेंडेंट चार्ज, वैसे मिनिस्टर्स हैं तो इनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्टेट्स की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर उसको ये मैनेज करेंगे। जयंत चौधरी को दिया गया स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया लॉ एंड जस्टिस, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सो स्टेट वाले सेक्शंस ये देखेंगे। तो ये आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस वाले 5 लोग देखने को मिल गए हैं। उसके अलावा क्योंकि हमने ये देखा था 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, बाकी 36 आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जो सीधा सीधा कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर में आते हैं। तो ये जो 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनके सब के नाम यहाँ पर रख दिए गए हैं दोस्तों। फिनांस किसको दिया गया है, कॉर्पोरेशन किसको दिया गया है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट किसको दिया गया है। लगातार ये सभी नाम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब की सुरेश गोपी नाम बहुत चर्चा में था, तो दोस्तों यहाँ पे इनको स्टेट का पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड टूरिज्म थमाया गया है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख पाओगे, ये स्टेट्स की इन मिनिस्ट्रीज को देखने का काम करेंगे। क्लियर? तो ये तो हो गई डिटेल्स। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये कैबिनेट वगैरह सब कुछ तो हमने समझ लिया अच्छे से। यहीं पर दोस्तों एक और बॉडी आती है CCS, यह है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी में दोस्तों 4 मंत्रालय आते हैं और वो चारों के चारों मंत्रालय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वो सब पहले की तरह ही रखे गए हैं। अच्छा, वो कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले होम मिनिस्ट्री इसमें आती है, तो होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास में ही है। डिफेंस मिनिस्ट्री दूसरी इसमें आती है, तो वो राजनाथ सिंह जी के पास में ही है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है, वो निर्मला सीतारमण जी के पास में ही है। फिर आती है आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, वो एस जयशंकर जी के पास में ही है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, इसमें 4 मिनिस्ट्रीज होती हैं। कौन कौन सी? होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फिनांस मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। और ये चारों की चारों पहले की तरह स्टोर करके रखी है, उसको वैसे ही रिटेन किया गया है यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये अब की बार कुछ चेंजेस हुए हैं जो सब मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप एक बढ़िया क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल चुकी है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के अखबार में पेज नंबर 5 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिंक करेंगे। तो अभी कल सरकार जब पूरी तैयार हुई तो अभी केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई थी। आपने कल देखा होगा, वीडियोस वगैरह चल रहे थे। जो 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका मीटिंग हुआ, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर लीड भी किया। तो इन सब चीज़ों के दौरान सबसे पहला कल जो सरकार ने स्टेप लिया है, 2024 से जो सरकार शुरू हो रही है, उनका जो सबसे पहला कदम है वो हुआ है पीएम किसान निधि। तो पीएम किसान निधि के अंदर जो फंड देना था फार्मर्स को, वो इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दिया गया है प्रधानमंत्री जी के थ्रू। यानी कि सबसे पहला जो पेपर साइन किया है, फाइल साइन की है, वो यहाँ पर पीएम किसान निधि स्कीम के लिए यहाँ पर इन्होंने साइन की है। अगर देखें तो जो हमारी केंद्र सरकार है, मंडे से काम करना शुरू कर दिया। अभी पीएम किसान निधि स्कीम ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर 2018 में इसको लाया गया था। मेन पर्पस था जो हमारे किसान हैं उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। फाइनेंशियल सपोर्ट लगभग 6,000 रुपये सालाना प्रोवाइड करवाना, 2-2 हज़ार रुपये करके मंथली इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पर पे करना। तो इसकी 17वीं इंस्टॉलमेंट, कौन सी? 17th इंस्टॉलमेंट इस स्कीम की रिलीज कर दी गई है अभी नई गवर्नमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो अभी नई इंस्टॉलमेंट रिलीज हो चुकी है। इसके क्या होगा? लगभग 9.3 करोड़ फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। इतने करोड़ फार्मर्स के लिए यहाँ पर यह पैसा रिलीज कर दिया गया है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए दोस्तों यहाँ पे फंड रिलीज किया गया है। उसको लेकर यह पहला स्टेप हुआ है, सरकार का पहला कदम सरकार ने यही उठाया है। उसके अलावा केंद्र सरकार ने जून के महीने का जो टैक्स डिवोल्यूशन है वो भी रिलीज कर दिया है। यानी आपको पता होगा जो टैक्सेस वगैरह हैं वो पेमेंट जाती हैं केंद्र सरकार की साइड से राज्य सरकार को। तो मंडे में ये भी काम कर दिया गया है। ये जो इनका टैक्स डिवोल्यूशन था वो टैक्स डिवोल्यूशन कर दिया गया है। इसके लिए लगभग 1,39,750 करोड़ रुपीस ट्रांसफर करे जा रहे हैं इस महीने में अलग अलग राज्य को, क्योंकि ये टैक्स भी दिया जाता है तो वो पैसा भी दिया जा रहा है। ठीक है, मंडे में जो ट्रांसफर ऑफ स्टेट है, यहाँ पर आप देख पाओगे तो स्टेट्स में स्पेशली बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भी फंड यहाँ पर दिया गया है। 14,000 करोड़ रुपए बिहार के लिए है, बाकी 5,655 करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पैसा है जो कि अलग से दिया जा रहा है टैक्स डिवोल्यूशन के बेसिस पर। तीसरा जो कदम कल उठाया गया है सरकार के माध्यम से वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना में काम बढ़ाने की यहाँ पे एक ऑर्डर मिला है प्रधानमंत्री की साइड से। प्रधानमंत्री यहाँ पर बोलते हैं कि हम अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और भी 3 करोड़ घर बनाने वाले हैं गांव और शहरों के अंदर में। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर दोस्तों कदम उठाया गया। तो ये 3 कल इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट की साइड से, मतलब पुराने इनिशिएटिव हैं, इसको आगे कंटिन्यू किया गया है। इसमें से जो एक्सप्लेन करने के लिए है और जो बहुत डिटेल से समझने के लिए वो है पीएम किसान निधि स्कीम। तो ये पीएम किसान निधि क्या है, जरा आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, ये जो स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आपको पता होना चाहिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, जहां पे केंद्र सरकार 100% पैसा खर्च करती है। फिर एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है वहां पर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर पैसा खर्च करते हैं, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, अभी पीएम किसान केवल सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग केंद्र सरकार की साइड से दी जाती है। इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो पीएम किसान का जो मेन पर्पज है वो है हमारे फार्मर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। ठीक है, ताकि वो जो फार्मर से कुछ अमाउंट मिलेगा वो प्रॉपर तरीके से जो क्रॉप हेल्थ है उसको इंश्योर कर सकें, है ना, प्रॉपर प्रोडक्शन कर सके, तो उसके लिए थोड़ा सा एक कंपनसेशन उनको दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा जो ये पीएम किसान स्कीम है इसकी शुरुआत 2018 में ही कर दी गई थी। 2018 में 1 तारीख 12वें महीने में इसकी शुरुआत होती है। इस स्कीम के तहत क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है जो इनकम सपोर्ट होगा वो 6,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से 3 अलग अलग इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। हर साल 6,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, और कैसे दिया जाएगा? 2,000, 2,000 और 2,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दिया जाएगा। ये सभी जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं जिनके पास में ज़मीन है उन सभी फार्मर फैमिलीज़ को ये पैसा दिया जाएगा। फार्मर फैमिली की बात हुई है तो फैमिली में क्या है? फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और माइनर चिल्ड्रन। अगर ऐसा कोई सेक्शन है तो यहाँ पर उनको ये पैसा दिया जा रहा है। और बताया यह भी क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है ये सब मिलकर इस प्रकार के फार्मर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और जो भी फार्मर्स एलिजिबल होंगे इस सपोर्ट को एक्सेस करने के लिए तो उनको यहाँ पर इस स्कीम के तहत ये पैसा दिया जाएगा।
क्वेश्चन ये है फंड कैसे दिया जाएगा, पैसे वगैरह हाथ में दिए जाते हैं क्या? नहीं, ये जो फंड है दोस्तों ये डायरेक्टली इनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा, जो भी इसके बेनिफिशियरीज होंगे, जिससे कोई बीच में लीकेज वगैरह ना हो, कोई घोटाला ना हो, कोई मिनिस्टर ना खा जाए, तो सीधा इनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा ये अमाउंट। समझ गए? तो क्वेश्चन ये है कि सर फार्मर्स में आज भी बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिचर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े मंत्रालय में हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, तो उनके पास में ज़मीन है। क्या सबको ये पैसा मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। इसमें एक एक्सक्लूजन कैटेगरी भी रखी गई है। अब उस एक्सक्लूजन कैटेगरी में क्या क्या चीज़ है दोस्तों? फार्मर फैमिलीज की बात जब आती है तो मैंने आपको बताया हस्बैंड वाइफ और माइनर चिल्ड्रन, लेकिन कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में प्रेजेंट होल्डर हैं, या पहले वो सरकारी नौकरी में रह चुके हैं, या स्पेशली जो मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैं, राज्यसभा हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, या मेयर हैं, प्रेजेंट मेयर हैं, या पहले रह चुके हैं, है ना, किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के, या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत के एक चेयरपर्सन रह चुके हैं, या अभी भी हैं। तो ऐसे के पास में अगर कोई ज़मीन है तो उनको दोस्तों एक्सक्लूड किया गया है, उनको यहाँ पर ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। या फिर कोई भी व्यक्ति जो सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं केंद्र सरकार के अंडर में, स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो उनको भी ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। प्लस जो भी यहाँ पर रिटायर्ड पेंशनर्स हैं जिनकी मंथली पेंशन 10,000 रुपये है या उससे ज़्यादा है, उनको भी ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ये जितने भी व्यक्ति उन्होंने लास्ट ईयर में अगर इनकम टैक्स पे किया है, क्योंकि इनकम टैक्स वही पे कर रहा है जिसकी इनकम ज़्यादा है, तो यहाँ पर अगर लास्ट ईयर उन्होंने इनकम टैक्स पे किया है तो उनको भी एक्सक्लूड किया गया है। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, है ना, जो रजिस्टर्ड हुए हुए हैं प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ में, उनको भी एक्सक्लूड किया गया है इस पर्टिकुलर सेक्शन से। तो इनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो भी बचे फार्मर्स जिनके पास में लैंड है, लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, उनको दोस्तों ये बेनिफिट्स मिलेंगे इस पीएम किसान के। तो यह है पीएम किसान का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप क्लियरली आप इसको समझ चुके हैं, लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर इस पेड ग्रुप में डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ अगर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये सारा का सारा डिटेल्स जो मेंशन्ड है, इन सब डिटेल्स को एक पीडीएफ में कंपाइल करके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पीडीएफ दिया जाता है, और सारा कंटेंट आपका सिक्योर रहता है इस ग्रुप में। जैसे आज आप पीडीएफ्स के लिए परेशान रहते हो, इधर डाउनलोड करना, उधर मैनेज करना, सीक्वेंस मैनेज करना, वो सब दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। आप किसी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, नोट्स बना पाते हो, नहीं बना पाते हो, दिक्कतें खत्म, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट दोस्तों यहाँ पे इस ग्रुप में मिल जाता है, डेट वाइज प्रोवाइड किया जाता है। तो आप किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाएं, डाउनलोड करें, पढ़ें, डिलीट करें, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। सवाल यह है ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा। इसके लिए यहाँ पर दोस्तों व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 8534873368। इस नंबर पर आप केवल एक मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर दोगे, वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी यहाँ पर मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा कि मुझे किस तरीके से यहाँ पे फ़ायदे होंगे। अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं और मेंस का क्वेश्चन भी है, तो अच्छे से आर्टिकल को सुनिएगा और आराम से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। सबसे पहला एडिटोरियल सुपर इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जैसे भी मार्किंग करनी है कर लेना, लेकिन प्रॉपर नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, डोंट वरी, परेशान नहीं होगे आप। अभी जब ये इलेक्शन चल रहे थे, गवर्नमेंट बनी और उसके बाद यहाँ पे सरकारें गठबंधन के बेसिस पर बन के आई, तो क्वेश्चन ये उठ रहा था कि जो आंध्र प्रदेश है और जो बिहार है, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है अब की बार सरकार बनाने में, तो क्या ये दोनों ही व्यक्ति अपने राज्य के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि दोस्तों ये लंबे समय से स्पेशल स्टेटस क्या मांग कर रहे हैं, तो हम वही समझेंगे कि आखिरकार ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ये होती क्या है, कैसे दी जाती है, क्यों दी जाती है, आंध्र प्रदेश इसकी मांग क्यों कर रहा है और बिहार इसकी मांग क्यों कर रहा है, और अगर इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जा रहा है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है, पहले दिया जाता था, कौन कौन से राज्यों के पास में अभी भी ये स्टेटस है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब मैं एक एक करके आपको डिटेल समझाने वाला हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया, क्या अब की बार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की ये मांग कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि अगर कोई भी राज्य को एक स्पेशल स्टेटस चाहिए, बाकी राज्य से बिल्कुल अलग बनना चाहता है वो, तो उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने होंगे। जैसे वो जो राज्य है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाके होने चाहिए, हिली एरियाज़ होने चाहिए, जो एरिया रहने का है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होना चाहिए,
है ना। वहाँ पे पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके अलावा उनकी जो लोकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो आसपास किसी देश के साथ में बाउंड्रीज को शेयर कर रहे हो, या वो स्टेट वो होना चाहिए जो इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड है, ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर है, बहुत पीछे जा चुका है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसके बेसिस पे किसी भी राज्य को ये स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाता है। तो स्टेटस क्यों दिया जाता है, ध्यान रखना। इसके पीछे क्राइटेरिया क्या है? पहली बात, पहाड़ी इलाका होना चाहिए, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, उसकी लोकेशन बॉर्डर्स के पास होनी चाहिए, और चौथा पॉइंट, इकोनॉमिक बैकवर्ड होना भी ज़रूरी है। वो स्टेट अगर इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, बहुत हालत ख़राब है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर ये स्टेटस दिया जाता है, जिसको बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। समझ गए? अब क्वेश्चन ये आएगा, सर ये जो पूरा आइडिया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, ये आया कहाँ से, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो दोस्तों ये आइडिया लेकर आया गया था 1969 में, और ये किसी के दिमाग में नहीं आया। उस समय पर जो हमारा 5वां फाइनेंस कमीशन था, जिसको महावीर त्यागी चेयर कर रहे थे, उन्हीं का रिकमेंडेशन था कि भाई कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बहुत बैकवर्ड हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, केंद्र सरकार की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए यहाँ पर उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा देके उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाएं। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा आइडिया लेकर आया गया। तो 5th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया, और उस समय पर यह बोला कि ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इसको प्रोवाइड करवाया जाए असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड को। और फिर ये जो पूरा आइडिया था ये अभी शुरुआती तौर थी, उसके बाद इसको पूरी तरह से फॉर्मलाइज कर दिया गया अप्रैल 1969 में। 1969 में कंप्लीट तरीके से आइडिया लेकर आ गए, जब गाडगिल फॉर्मूला जो था, इन्होंने यहां पर इन सब चीज़ों को क्लियर किया। और ये गाडगिल फॉर्मूला जो फंड एलोकेशन का था, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू भी क्लियर किया गया, और इस फॉर्मूला के बेसिस पर बहुत सारे राज्य ऐसे निकल कर आए जिनको ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया, जब जब यहाँ पे उनको राज्य का एक दर्जा मिला। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आपका हिमाचल प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला 1970 से 71 के बीच में। फिर मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को मिला 1971 से लेकर 72 के बीच में। सिक्किम को मिला 1975 से लेकर 76 के बीच में। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को मिला 1986 से 87 के बीच में, और उत्तराखंड को मिला 2001 और 2 के बीच में। तो ये वो स्टेट्स आपको नजर आएंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम। ये वो स्टेट्स आपको दिख रहे हैं ऑरेंज कलर में जो कलर किए गए हैं, ये वो स्टेट्स हैं जिनके पास में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टार्टिंग में दिया गया। और आज के इस टाइम पर कितने राज्य हैं जिनके पास में ये स्टेटस है? तो दोस्तों ऐसे 11 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। उनकी लोकेशन ये मार्क कर दी गई है, वही सेम फोटो जो पहले हमने यूज़ किया था। तो ये वही राज्य हैं जहां पर ऑलरेडी ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है। कुछ चेंजेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। ये वो स्टेट्स हैं। इसमें कुछ गलत भी मार्किंग है, बट इसको देखिए के इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए थे, आखिरी जो मतलब सबसे नया राज्य इनमें से कौन सा है जिसको ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है? तो दोस्तों वो है तेलंगाना। अब आपको पता है तेलंगाना जो है पहले आंध्र प्रदेश के साथ में मिला हुआ था, लेकिन 2014 में ये अलग अलग 2 राज्य बन गए। तेलंगाना भारत का एक नया राज्य बनकर आया, और जब नया राज्य बनकर आया तो इसको यहाँ पर एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। यह आंध्र प्रदेश से निकल कर आया है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आज की स्थिति है। ये राज्य वो हैं जिनके पास में ऑलरेडी ये स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस है, लेकिन यहाँ पे कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं लंबे समय से। ऐसे 3 राज्य हैं, उनके नाम ध्यान रखेगा। एक तो आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार और तीसरा ओडिशा, जहां पर बीजेपी सरकार बनाने वाली है। ये 3 वो स्टेट्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमें भी ये स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दीजिए, जो कि देना बंद कर दिया गया है पहले ही। आखिरी स्टेट तेलंगाना है जिसको दिया गया था। अब सवाल आपके दिमाग में एक और आएगा, आखिरकार ये राज्य इतना पीछे क्यों पड़ा है, इतना ज़्यादा इसको हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, जगह जगह पे चर्चाएं हो रही हैं। आखिर क्या बेनिफिट मिलेगा किसी राज्य को अगर उसको ये स्टेटस दे दिया जाए? तो सुनिए क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला, इन राज्यों को जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस। केंद्र सरकार बहुत सपोर्ट करेगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप देख पाते होंगे कई बार जो सरकार स्कीम लेकर आती है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है? वहाँ पे 60% लगभग केंद्र सरकार खर्च कर रही है, तो 40% राज्य सरकार खर्च कर रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर जिस राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाएगा तो वो 40% नहीं खर्च करेगा, केवल 10% खर्च करेगा। तो यहाँ पे उस राज्य का पैसा बचेगा। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है 90% तक दोस्तों असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा ग्रांट्स के फॉर्म में, ये पैसा दिया जाएगा।
प्लस उनको यहाँ पे और भी स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जो टैक्स होती है, टैक्स में छूट मिलेगी, टैक्स के बेनिफिट्स मिलेंगे उस राज्य में। तो टैक्स के बेनिफिट्स मिलेंगे तो इंडस्ट्री सोचेंगी भैया यहाँ पे टैक्स कम लग रहा है, फटाफट अपनी इंडस्ट्री यहीं लगाते हैं। तो हर एक स्टेट यहाँ पर ये सोचता है कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाए, टैक्सेस में छूट रहेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, स्कीम में सपोर्ट मिलेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं किसी भी राज्य को जब स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार बिहार और आंध्र प्रदेश इस स्टेटस की डिमांड क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है। तो चलिए पहले हम बिहार की कहानी सुनते हैं, बिहार क्यों यहाँ पर इस स्टेटस की मांग करता है। क्योंकि बिहार भी एक ऐसा राज्य है जो झारखंड के साथ में मिला हुआ था साल 2000 में। जब दोस्तों बिहार के साथ में झारखंड मिला हुआ था ना, तो बिहार काफ़ी रिच था। रीज़न ये था कि झारखंड के पास में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, मिनरल रिच रिसोर्सेस हैं। तो 2000 में, सन 2000 में क्या हुआ, झारखंड अलग हो गया, बिहार अलग हो गया, दो राज्य बन गए। अब जैसे ही दो राज्य बने, बिहार अलग हो गया। पहले वो नेचुरल रिसोर्सेस बिहार के पास में आ रहे थे, अब वो झारखंड लेके चला गया, बिहार के पास में कुछ नहीं बचा। तो बिहार को दोस्तों आज के समय पर एज अ पुअरेस्ट स्टेट के तौर पर रैंक किया जाता है। जो हमारी केंद्र सरकार की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट है वो ये बोलती है बिहार एक पुअरेस्ट स्टेट है, बहुत ही ज़्यादा गरीबी है यहाँ पर। मेंशन किया गया है कि जितनी आबादी है भाई, करोड़ों की संख्या है वहाँ पर, उसमें से 52% जो पॉपुलेशन है उनके पास में, मतलब आधी से ज़्यादा आबादी में प्रॉपर उनके पास में ना हेल्थ की फैसिलिटीज़ है, ना एजुकेशन है, ना रहने सहने का तरीका है, और उनकी जो सैलरीज है वो भी 6, 7, 8, 10 हज़ार है बस। ये इमेजिन कीजिए, जो आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है। समझ गए। तो ये जो स्टेट है ये ज़्यादातर क्राइटेरियाज को, क्योंकि हमने क्या देखा था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लेने के लिए आपको 4 क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे तभी स्टेटस मिलेगा। तो बिहार ज़्यादातर क्राइटेरिया को फॉलो करता है, लेकिन इसमें से एक क्राइटेरिया ऐसा है कि पहाड़ी इलाका, भाई हिली टेरेन्स भी तो होने चाहिए, जोग्राफिकली वो एरिया डिफिकल्ट होना चाहिए। बाकी बॉर्डर शेयर करता है, गरीब है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो ये सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन हमने ये भी बोला था कि इसमें पहाड़ी इलाका होना ज़रूरी है, जोग्राफिकली डिफिकल्ट एरिया ज़रूरी है। तो एक क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं करता। ठीक है, तो ये तो बात हो गई दोस्तों यहाँ पर बिहार की। अब क्वेश्चन ये है कि चलो हमने बिहार की कहानी समझी, ये क्यों डिमांड कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। अब बताइए, ये तो समझ में आया, आंध्र प्रदेश क्यों डिमांड कर रहा है वो बताइए। दोस्तों यही हाल जो बिहार का हुआ था साल 2000 में, झारखंड अलग हो गया था, वही हाल आंध्र प्रदेश के साथ में भी हुआ। पता है ना आपको, तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक हुआ करता था साल 2014 से पहले, लेकिन 2014 में इन दोनों का बाइफर्केशन कर दिया गया कांग्रेस की सरकार के समय पर। और कांग्रेस की सरकार ने प्रॉमिस भी कर दिया था कि हम ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आंध्र प्रदेश को देंगे। क्यों? क्योंकि पहले हैदराबाद एक इंपॉर्टेंट रीजन आंध्र प्रदेश के अंडर में आया करता था, बहुत रेवेन्यू जनरेट किया करता था। अब वो हैदराबाद चला गया तेलंगाना के साथ में, क्योंकि ये अलग अलग हो गए। तेलंगाना हैदराबाद को ले गया भाई, तो इससे यहां पर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं मिला। तो यहां पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की बात की गई थी कि भाई आपका जो भी लॉस हुआ है, हैदराबाद का रेवेन्यू जो आ रहा था भरपूर मात्रा में, वो सब चला गया तेलंगाना के पास में, आपको ज़रूरत होगी सपोर्ट की, हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आंध्र प्रदेश अगर आप देख पाओगे तो एक एग्रीकरियन स्टेट है, एग्रीकल्चर के बेसिस पर यहाँ पर इकॉनमी काफ़ी लो है ना। तो रेवेन्यू को लेकर एक ह्यूज रेवेन्यू डिसेबिलिटी यहाँ पे नजर आती है, तो रेवेन्यू का भी एक इशू है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे डिमांड की गई कि भाई जो हमें वादा किया था आपने पहले, तो वो भी हमें चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जो कांग्रेस वादा करके गई थी 2014 से पहले। समझ गए। अब ये जब स्टेटस मिलेगा तो इससे सीधा केंद्र सरकार से एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा, केंद्र सरकार से एक सीधा बड़ा पैकेज मिलेगा आंध्र प्रदेश को। तो ये बात हो गई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। अब इसकी फिजिबिलिटी क्या है, ज़रा मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई क्या हो सकता है। हमारी जो फाइनेंस कमीशन होती है, पता है ना फाइनेंस कमीशन क्या है, जो इंडिया में पैसों से संबंधित जो मामला है, फिस्कल फेडरलिज्म है, उसको बैलेंस करके चलता है। हमारे संविधान में आर्टिकल 280 के अंदर में मेंशन किया गया है कि भाई ये जो फाइनेंस कमीशन है ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको तैयार करते हैं। मेंबर्स इसके अंदर चेयरमैन होते हैं, प्लस 4 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। ये सब चीज़ें इस फाइनेंस कमीशन में हमको नजर आती है, और हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन आता है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है, जो 14वां फाइनेंस कमीशन था, 14th फाइनेंस कमीशन था, है ना, उन्होंने यहाँ पर ये बोला, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ये केंद्र सरकार के रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन है। ये केंद्र सरकार पे बर्डन डालेगा, क्योंकि केंद्र सरकार इसलिए ये स्टेटस नहीं देनी चाहती, क्योंकि किसी राज्य को स्टेटस मिलेगा तो केंद्र सरकार के पास से बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रेवेन्यू उस राज्य में जाएगा और ये दिक्कत होने लगेगी। तो वही यहाँ पर डिसाइड किया गया। तो हम अगर देखें तो
ये स्पेशल स्टेटस अगर किसी को दिया जाए, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश बिहार मांग कर रहे हैं, अगर मान लो सरकार इस समय दे भी देती है तो इसकी वजह से बहुत सारे राज्यों में डिमांड फिर से शुरू हो जाएगी, हमें भी स्टेटस चाहिए, हमें भी ये वाला स्टेटस चाहिए, हमें भी चाहिए। तो गवर्नमेंट अब किस किस को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देगी, इसलिए यहाँ पर देना ही बंद कर दिया। हाँ, हो सकता है कि अब की बार इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया जाए, डायरेक्टली ये स्टेटस नहीं दिया जाएगा बट इनडायरेक्टली फाइनेंशियल सपोर्ट डेफिनेटली मिल सकता है, समझ गए, टैक्स में छूट वगैरह दी जा सकती है, तो ये हो सकता है, समझ गए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं फाइनेंस कमीशन की। ये तो मैंने आपको जो फाइनेंस कमीशन बताया स्टेट सेंट्रल लेवल पर बताया, पता है राज्यों का फाइनेंस कमीशन अलग है, जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन होता है, जैसे ये जो सेंट्रल लेवल पर होता है फाइनेंस कमीशन, इसको प्रेसिडेंट बनाते हैं, और राज्यों का जो फाइनेंस कमीशन होता है उसको गवर्नर बनाते हैं। भाई आपको पता है ना, जैसे केंद्र सरकार में प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही राज्य सरकारों में गवर्नर होता है, और हर 5 साल में ये फाइनेंस कमीशन बनता है। आर्टिकल 243 हमें ये बात बताता है, समझ गए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमने इंडियन एक्सप्रेस का लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के ऊपर मिलेगा, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा हाल ही में एक वर्ड यूज़ किया गया, रेंज लैंड। क्या वर्ड यूज़ किया गया? रेंज लैंड। कहोगे हाँ यूज़ किया गया था, हमने अभी तक पढ़ा नहीं है बट आज एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक वर्ड आया है दोस्तों न्यूज़ में, पेस्टोरेलिस्ट। अब जो ये पेस्टोरेलिस्ट है या पेस्टोरेलिज्म है, ये क्या होता है वो भी जानेंगे। हुआ क्या है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है इंडिया में जो पेस्टोरेलिस्ट है इसको यहाँ पर बेटर करने की ज़रूरत है, और ये पूरा एडिटोरियल लिखा गया है निखिल साहब के थ्रू। चलिए समझते हैं आखिरकार क्या है यहाँ पे राइटर के कहने, न्यूज़ में क्यों है ये। न्यूज़ में रहने का पीछा ये रीज़न ये है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, UNCCD इस बॉडी का नाम है। ये क्या करती है? डेजर्टिफिकेशन, जो सूखा हो रहा है एरिया, पेड़ पौधे समाप्त हो रहे हैं, रेगिस्तान बनता चले जा रहा है एरिया, उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी बनाई गई। ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट आती है रेंजलैंड्स और पेस्टोरेलिस्ट को लेकर। क्या होता है रेंजलैंड और क्या होता है पेस्टोरेलिस्ट, अभी आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। तो इन्होंने बोला कि इंडिया में मिलियंस ऑफ पेस्टोरेलिस्ट यानी कि जो यहां पर इस तरीके से पशुपालन कर रहे हैं, गाय भैंस बकरी ये सब पाल रहे हैं, तो ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, इनको बेटर रिकग्निशन की जरूरत है, इनके हक की बात करने की जरूरत है। इनके हक की बात नहीं हो रही है आजकल, इनके राइट्स को इग्नोर किया जा रहा है, ये मैटर उठ कर आया। चलिए अब आगे ये दो वर्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा, इस वजह से मैं आपको यहीं पर पहले रेंजलैंड और फिर इन दोनों का वर्ड का जो डिफरेंस है वो बता देता हूं। रेंजलैंड क्या है? रेंजलैंड दोस्तों आपके नेचुरल लैंडस्केप्स हैं, नेचुरल एरिया जहां पे बहुत सारी घासें देखने को मिलेंगी, जिसका यूज किया जाता है ग्रेजिंग के लिए। आप गाय भैंस वहां पे चराने जाते हो, है ना, वो जाके उस घास को चरती हैं, तो वो ऐसा एरिया जहां पे ग्रासेस हैं, घास हैं, श्रब्स हैं, खुले पेड़ हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेंजलैंड। अब इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है पेस्टोरलिस्ट। तो ये जो पेस्टोरलिस्ट है ये क्या है? ये वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पशुपालन कर रहे हैं, गाय भैंस पाल रहे हैं, और वो रेंज लैंड यानी इस जमीन पे ले जाकर अपने गाय भैंसों को चरा रहे हैं, समझ गए, वो हो गए आपके पेस्टोरलिस्ट। क्लियर? अब इन दोनों को लेकर या इंडिया में इनकी स्थिति को लेकर, इनके राइट्स की बात उठाने को लेकर जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट दी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने। तो ये जो बॉडी है ये क्या है, ये जरा ये भी जान लिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में फैक्ट्स आपसे बन सकते हैं, तो मैं नहीं चाहता कुछ छूट जाए। तो ये जो बॉडी है दोस्तों, इसको बनाया गया था 1994 में, ठीक है, एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बेसिस पर, जिसका मेन काम है एनवायरमेंट को लेकर काम करना। ये जो बॉडी है इसका मेन काम क्या है, जितने भी एरिया सूखे पड़ रहे हैं, घासें कट रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, रेगिस्तान बनता चले जा रहा है एरिया, जैसा आप ये देख पा रहे होंगे, ये तो यहाँ पर एक हरा भरा रीजन है, लेकिन ये एरिया ऐसा हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन को रोकने के लिए ये बॉडी आई। और इस कन्वेंशन में 197 पार्टीज ऐसी हैं, ऐसे देश हैं जो मिलकर काम करते हैं, इन कंडीशंस को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस करते हैं। तो दोस्तों यही बॉडी हमारे सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अब उस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, वो रिपोर्ट क्या बताती है आइए मैं आपको ये बताता हूं। रिपोर्ट ने ये बोला कि इंडिया में जो रेंज लैंड्स हैं, ऐसे वाले जो एरिया हैं, वो लगभग 80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, यानी हमारे पृथ्वी का जो सरफेस है उसका 54% के आसपास यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये अभी हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम वर्ल्ड के लेवल पर बात कर रहे हैं। तो हमारे अर्थ का, हमारे पृथ्वी की जितनी जगह है उसकी 54% के आसपास वो एरिया है जो रेंज लैंड्स हैं, जो बड़े बड़े लैंड कवर एरियाज हैं। ठीक है, समझ गए? उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। इसमें से जो 12% है वो प्रोटेक्टेड रेंज लैंड्स है दोस्तों,
ठीक है, तो इतने में से केवल 12% ऐसा है जो प्रोटेक्टेड एरिया में रखा गया है, उसके अलावा बहुत सा एरिया ऐसा है जो बर्बाद हो रहा है। और ये भी बताया गया कि 40 से 45% इस प्रकार के जो रेंज लैंड से दोस्तों वो डिग्रेड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, सूखे पड़ चुके हैं। एक बड़ा खतरा है ये, क्योंकि ये जो रेंज लैंड है दोस्तों, ये हरियाली वाली जगह है, हरी भरी जगह, ये लगभग 16% के आसपास ग्लोबल फूड प्रोडक्शन करते हैं। दुनिया में जो फूड का खाने का उत्पादन हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है 16%। ज़्यादातर हमारे जानवर जो है वो यहीं पर चारा चल रहे हैं, स्पेशली अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में। बहुत सारे हर्बीवोर एनिमल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, उनको यही एरिया चाहिए होता है, नहीं तो फिर हर्बीवोर एनिमल खाएंगे क्या? वो जानवर खा नहीं सकते, मांस खा नहीं सकते, वो यहाँ पे ग्रास ही खाते हैं। फिर बात आती है जो रेंज लैंड के डिग्रेडेशन की। ऑलमोस्ट बताया जा रहा है लगभग दुनिया का आधा जो रेंज लैंड है वो डिग्रेड हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कारण क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना, पॉपुलेशन ग्रोथ से डेवलपमेंट बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। लोग वहाँ पे पेड़ों की कटाई करके सब कुछ समाप्त करके घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स जनरेट किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से दुनिया का आधा रेंज लैंड खत्म हो चुका है। तो ये तो यहाँ पे रिपोर्ट ने बताया दुनिया में रेंजलैंड्स की स्थिति क्या है। अब इंडिया में क्या स्थिति है वो भी एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों इंडिया में जब बात करते हैं तो ये जो रेंजलैंड्स हैं वो लगभग 1.21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए हैं। थार डेजर्ट से लेकर हिमालयन वाले रीजन तक रेंजलैंड्स हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया है इंडिया की जो ग्रासलैंड है, ठीक है, इनमें से 5% से कम एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज है। अदरवाइज बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कि हमारा बर्बाद हुआ है। और 2005 से 2015 के बीच का एक गैप देखें तो इन समय में ग्रासलैंड वाले एरिया हमारे भी कम हुए, डिक्रीज हुए हैं। क्योंकि 2005 में ये एरिया 18 मिलियन हेक्टेयर के आसपास फैला हुआ था, ये 2015 में कम होकर केवल 12 मिलियन रह गया। तो एरियाज बर्बाद हो रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं, सूखे पड़ रहे हैं, जो कि ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ गए? तो ऐसे एरिया जो चारे के लिए या फिर स्पेशली यहाँ पर गाय भैंसों को चराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसा एरिया दोस्तों हमारे भारत का 40% के आसपास टोटल लैंड सरफेस देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि जो ये पेस्टोरलिस्ट होते हैं इनका स्टेटस क्या है इंडिया में, और इनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है? क्योंकि ये ही लोग जो गाय भैंस पाल रहे हैं, इस प्रकार के ज़मीन में उनको चरा रहे हैं, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमी में, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर इनके लिए ये ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी तो अपने जानवरों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, और उससे फिर इनके लाइवलीहुड पर भी असर पड़ेगा। तो दुनिया भर में दोस्तों एस्टिमेटेड बताया गया है 500 मिलियन, कितने 500 मिलियन पेस्टोरलिस्ट हैं, ठीक है, जो कि लाइव स्टॉक प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनसे संबंधित सारा काम कर रहे हैं। तो ये दुनिया का लेवल है। अब इन 500 मिलियन में से इंडिया में कितने हैं? तो इंडिया में लगभग 13 मिलियन के आसपास पेस्टोरलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो अलग अलग 46 ग्रुप्स में फैले हुए हैं, जिसमें गुज्जर्स भी हैं, बकरवल्स भी हैं, रेबारीज हैं, रायकास हैं, कुरुबाज हैं और मलधारीज भी हैं। ठीक है, 2020 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो जो इंडिया में पेस्टोरलिस्ट हैं, ठीक है, वो लगभग 20% दुनिया की लाइव स्टॉक पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं। भारत में 20% दुनिया की जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, दुनिया में जितने भी गाय भैंसों का पालन किया जाता है उसका 20% इंडिया में पालते हैं। ठीक है, तो पेस्टोरलिज्म इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है और यही लोग वो हैं दोस्तों जो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। गाय भैंस पाल रहे हैं, दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं। दूध के मामले में इंडिया आज टॉप पर है। किस वजह से? नहीं, डेयरी फार्मर्स की वजह से वो टॉप पर है। ठीक है, तो ये जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, ये जो पूरा का पूरा इंडस्ट्री दोस्तों ये देखने को मिलती है, ये हमारी देश की जीडीपी में 4% का कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। 4% कम मत समझ लेना। हमारी जो देश की ओवरऑल इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसमें 4% का कॉन्ट्रीब्यूशन इसी सेक्टर से आ रहा है। और इसको हम केवल एग्रीकल्चर के बेसिस पर देखेंगे तो एग्रीकल्चर जीडीपी में लगभग ये 26% के आसपास का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करती है कि भाई जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, ये हक की बात करता है लोगों की जो स्पेशली जंगल में रह रहे हैं या पेस्टोरलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो इनके राइट्स की बात होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में इनके राइट्स की बात होनी चाहिए, लेकिन इनके राइट्स की कहीं पर भी बात नहीं हो रही है और इनको नुकसान हो रहा है। अब यहीं पर एक और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया जाता है, वो है पेस्टोरलिज्म। ये क्या है, जरा इसको सुनिए। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये जो वर्ड है पेस्टोरलिज्म, ये भी एक लाइवलीहुड सिस्टम है। ये बेसिकली एक जीने का तरीका है जहां पर इंसान गाय भैंस को पालकर डेयरी प्रोडक्शन करके, मीट प्रोडक्शन करके, वूल का प्रोडक्शन कर रहा है, लेदर का प्रोडक्शन कर रहा है और उससे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो रहने का तरीका है पेस्टोरलिज्म। और पेस्टोरलिस्ट क्या है जो ये काम कर रहे हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़ मोबिलिटी। जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं ये अक्सर एक जगह से दूसरी जगह पर सीजन वाइज ट्रैवल करते रहते हैं, इधर से उधर चलते रहते हैं।
है ना, जहाँ जहाँ पर एरिया मिल गया वहाँ पर वो अपने गाय भैंस को घास चरने के लिए छोड़ देते हैं। समझ गए। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा पेस्टोरलिज्म का। यहाँ पर वो अपने गाय भैंसों की प्रॉपर तरीके से केयर करना, मैनेजमेंट करना, ये इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी पे क्योंकि उनका जीवन डिपेंडेंट है तो वो प्रॉपर तरीके से इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फिर आती है कल्चरल प्रैक्टिस। जो ये पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ हैं इनके पास में अक्सर दोस्तों एक बहुत ही रिच कल्चर ट्रेडिशन होता है। ठीक है, अपने अपने रिचुअल्स, नॉलेज जो भी है एनिमल हस्बेंड्री को लेकर उसको ये फॉलो करते हैं। फिर यहीं पर आपको इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलेगा। लाइव स्टॉक हमारे देश के इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहीं से दूध का उत्पादन हो रहा है, मीट का प्रोडक्शन हो रहा है, वूल्स आ रहे हैं, लेदर मिल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फिर आता है एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। जो ये पेस्टोरलिस्ट प्रैक्टिस है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पुरानी नॉलेज है उसका इस्तेमाल करते हैं, डिसीजंस बनाते हैं, है ना, उसके बेसिस पर यहाँ पे लाइव स्टॉक को फॉलो किया जाता है। अब पेस्टोरलिस्ट की कई सारी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में। उनके एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गुज्जर्स देखने को मिलेंगे जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर राजस्थान गुजरात में रायकर्स, रेबारीज भी देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में गड्डीज देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में बकरवल्स देखने को मिलेंगे। गुजरात में मल्धारीज देखने को मिलेंगे और महाराष्ट्र में धंगर्स भी देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की और भी ये पेस्टोरलिस्ट की कम्युनिटीज़ आती हैं। तो ये तो होगा इंडिया की बात। अब ईस्ट अफ्रीका में मसाई नाम की यहाँ पर है, मसाई ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ये आपको देखने को मिलेगा। ये भी जाने जाते हैं कीनिया और तांजानिया के अंदर में इस तरीके से पशुपालन के लिए। फिर मंगोलियन नोमैड्स, ये भी फेमस है। घोड़े, गोट, शीप, कैमल, याक, इनको यहाँ पर दोस्तों ये पालते हैं मंगोलियन नोमैड्स। तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे। और यूरोप में नदर्न साइड में आते हैं समी। ठीक है, अब ये जो समी है ये स्पेशली जो रेनडियर होता है उसको पालते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया के अंदर में। समझ गए। तो दुनिया भर में इस प्रकार की कम्युनिटीज़ हैं और उनका कंट्रीब्यूशन उनके देश के प्रति है। अब सवाल यह है कि यही जो पेस्टोरलिस्ट है दोस्तों स्पेशली भारत के अंदर में वो कई सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो उनकी समस्याओं को सुनना भी ज़रूरी है। वही चीज़ तो इस रिपोर्ट ने बोला है कि भैया उनके समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। समस्याओं में सबसे पहली समस्या क्या है, उनके जो लैंड राइट्स है दोस्तों वो छीन लिए गए हैं या फिर उनको एक पहचान नहीं दी जा रही है। बहुत सारी ऐसी पेस्टोरल कमिटीज़ आपको कम्युनिटीज़ देखने को मिलेंगी जो पहले अपने ग्रेजिंग लैंड्स का इस्तेमाल करती थी, चारे के लिए, इनको चरवाने के लिए ज़मीनों का इस्तेमाल करती थी। लेकिन वो जो ज़मीन है दोस्तों उस पर उनकी कोई ओनरशिप नहीं थी, ठीक है, या फिर कोई रिकग्निशन नहीं था। तो इसकी वजह से अब इनके लिए मुश्किल हो चुका है कि भाई ये कहीं पर भी चीज़ों को सिक्योर नहीं कर पा रहे, अपने ग्रेजिंग राइट्स को डिफेंड नहीं कर पा रहे। इससे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, है ना। तो इनकी ओनरशिप नहीं है तो ये चरा भी नहीं पा रहे अपने जानवरों को। दूसरी चीज़ यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लैंड फ्रेगमेंटेशन, ये भी एक इशू है। इंडिया की जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन दोस्तों ये लगातार लैंड रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर डाल रही है। ये सही बात है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, आज आप शहर भी देख रहे होंगे, छोटी छोटी गली में पूरी तरह से यहाँ पर लोग आज के समय पर बस चुके हैं, है ना। मतलब शहरों के अंदर तो खासकर आपको देखने को मिलेगा। तो लैंड रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ रहा है। रीज़न क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। लैंड जो एक समय पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हुआ करता था घासों वाला, जहाँ पे हम अपने जानवरों को चरा सकते थे, वो आज के लिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में बदल दिया जा रहा है। वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं। तो होगा क्या, फिर असर तो पड़ेगा और वो असर इन पेस्टोरलिस्ट की लाइफ पर पड़ेगा। फिर वही समझाया गया इनके लाइवलीहुड थ्रेट, क्योंकि जो ये इशू ऊपर दिखाए गए हैं इससे क्या होगा, इनके पास में ज़मीन कम हो रही है, ग्रेजिंग नहीं करवा पाएंगे और इसके इनकी गाय भैंस के ऊपर असर पड़ेगा। मार्केट पूरी तरह से कह सकते हो इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। फिर आता है एक स्टैंडर्डाइजेशन। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी कई बार यहाँ पे आप देख पाओगे पेस्टोरलिस्ट को एंकरेज करती हैं कि वो एक जगह पर सेटल डाउन हो जाएं। ठीक है, अब ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है कि भाई उनको मतलब प्रॉपर तरीके से सोशल सर्विस प्रोवाइड करवाया जाए। लेकिन यहीं पर जो उनके माइग्रेटरी पैटर्न्स है, क्योंकि वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते हैं अपने जानवरों को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं उनका जो पैटर्न है जो लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। फिर एक और समस्या से गुजरते हैं, प्रॉपर और मेडिसिन का एक्सेस ना हो पाना। क्योंकि बहुत सारे पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उन्होंने कंप्लेंट भी की है, स्पेशली जो नोमैडिक इधर से ट्रैवल भी कर रहे हैं, उनके पास में प्रॉपर तरीके से कोई केयर नहीं है। अपने जानवरों के लिए जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं वो भी उनके पास में नहीं देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक समस्या है जो ये पेस्टोरलिस्ट आजकल फेस कर रहे हैं। फिर यहीं पर एक और समस्या आती है, डिपेंडेंस ऑन मिडिल मैन फॉर मार्केटिंग। होता क्या है, अक्सर ये जो लोग हैं ना ये मार्केट के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, तो एक बीच का बिचौलिया होता है जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध दही जो भी होता है इनसे खरीदते हैं, या इनका लेदर वूल वो खरीदते हैं, फिर मार्केट में ले जाकर बेचते हैं। और वही बिचौलिया इनको बर्बाद कर देता है, इनको एक्सप्लॉइट करता है, बहुत लो प्राइसेस देता है, बहुत कम प्रॉफिट इनके पास में जनरेट हो पाता है।
रीज़न यही है क्योंकि ये डायरेक्ट मार्केट के साथ में कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। तो ये भी एक समस्या है जो ये लोग फेस कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ फेस कर रही हैं। यहीं पर बोला गया है कि अब इन सब स्थिति को देखते हुए जो UNCCD की रिपोर्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं। अब वो रिकमेंडेशंस क्या है दोस्तों, उसको सुनिएगा। पहला है क्लाइमेट स्मार्ट मैनेजमेंट। हमें क्या करना होगा, जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं वो साथ में लेकर आनी होगी, जहां पे हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज से टैकल करने की, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है हमारी जो रेंज लैंड प्लान्स है वो यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमें पोल्यूशन रोकना है, ठीक है। उसके अलावा इन एरियाज़ को ज़्यादा बढ़ावा देना है, और जहाँ पर भी रेंज लैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारी जगह पर वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग जा रही हैं, ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं होने देना है, उन रेंज लैंड्स को बचाना है अगर हमें अपनी लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री को बचाना है तो। उसके अलावा कंजर्वेशन थ्रू यूज़, जो हमारे रेंज लैंड्स हैं उनको इनसाइड और आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज़ के तौर पर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर पेस्टोरलिज्म बेस्ड सोल्यूशन, हमें जो पुरानी ग्रेजिंग प्रैक्टिस है, जहाँ पे लोग पुराने ज़माने में अपने जानवरों को चराया करते थे, है ना, तो वो जो पुरानी प्रैक्टिस है उसको यहाँ पर अपनाना होगा। कुछ नए सोल्यूशंस या नई स्ट्रैटेजी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, जहाँ पे हम इन रेंजलेट्स को कम नुकसान पहुँचाएँ, है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक कुछ सोल्यूशन जिसको अपनाया जा सकता है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। अब इसी के बेसिस पर चलिए आज का आपका मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आपने देखा आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, नए नए टर्म्स न्यूज़ में है, तो क्वेश्चन बन सकता है। आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले इंग्लिश में रीड कर देता हूँ। ये वर्ड ऑफ द डे लिख दिया है दोस्तों, इसका काट देना, इसमें लिख देना डेली मेंस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पेस्टोरलिज्म एंड highlight the challenges faced by pastoralist communities and suggest measures to address these challenges while ensuring sustainable pastoral practice। कहने का मतलब है इस पेस्टोरलिज्म का इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है, इस पशु चारण का महत्व क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। प्लस ये किस चुनौतियों से गुजर रहे हैं उसको समझाइए। प्लस क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या नियम हो सकते हैं जिससे यहाँ पर इनकी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है, वो यहाँ पर जरा एक्सप्लेन कीजिए 250 शब्दों में। अब एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी बढ़िया से पढ़कर एक अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो बात हो रही है पशु चारण के महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये देहाती समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें और स्थायी देहाती प्रथाओं और सुनिश्चित करते हुए इन चुनौतियों का समाधान करने के उपायों पर सुझाव दें 250 शब्दों में। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है दोस्तों, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है, ठीक है। नाउ चलिए आगे आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पर। तो वर्ड ऑफ द डे क्या है आज का? वर्ड ऑफ द डे है मेलियोरिज्म। आज बड़े इज्म वाले बड़े टर्म न्यूज़ में है, तो ये मेलियोरिज्म न्यूज़ में है। मेलियोरिज्म का मतलब क्या होता है? द बिलीफ दैट वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट। कहने का मतलब है ये बेसिकली यहाँ आपका एक कॉन्फिडेंस है, या कह सकते हो आपका विश्वास है कि जो दुनिया है वो ह्यूमन एफर्ट से बेटर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इस जगह पर मेलियोरिज्म का वर्ड का यूज़ किया जाता है, यानी ह्यूमन कंडीशन, एक स्पेशली यहाँ पर ह्यूमन एफर्ट्स, मानव के जो एफर्ट्स हैं वो किसी भी चीज़ को बढ़िया कर सकते हैं, ये यहाँ पर मेलियोरिज्म कहता है। अब इसका यूज़ कैसे किया गया है कि एज अ बिलीवर इन मेलियोरिज्म, मतलब मैं इस मेलियोरिज्म में बिलीव करता हूँ और उसके बेसिस पर मुझे अभी भी ये फील करता हूँ कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको यहाँ पे यूज़ किया गया। तो आई होप अब आप अच्छी तरीके से इस वर्ड को फिट कर पाए होंगे। अब आपकी बारी है, आप ज़रा मेलियोरिज्म का यूज़ करके एक सेंटेंस नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लीज़ सभी लोग यहाँ पर लिखा करो उसको, आपको पहले ही बोल चुका हूँ मैं, तो जब लिखोगे तो याद रहेगा वो, फिर आगे भी उसका यूज़ कर पाओगे। नहीं तो फिर वर्ड ऑफ द डे जो आपको रोज एक मिल रहा है उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर पाना आपका काम है। अगर आप यूज़ नहीं करो तो फिर बेकार है, क्यों पढ़ रहे हैं फिर। तो इसका यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में यूज़ ज़रूर करा करो। तो इसको एक सेंटेंस में यूज़ करो जिससे वो याद रहेगा। फिर आगे कोशिश करना कि हाँ ये जो वर्ड है अब इसकी जगह मैं ये वाला नया वाला जो वर्ड मैंने आज सीखा है वो यूज़ करूँगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स है, बताइए इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। केवल पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब पहला नहीं, केवल एक स्टेटमेंट सही है तीनों में से, बाकी 2 गलत हैं। अच्छा समझते हैं।
पहला स्टेटमेंट बोलता है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर की एक हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन होती है। ऐसा है क्या? कहोगे हाँ आपने पढ़ाया था। नहीं, मैंने पढ़ाया तो था और अभी ध्यान से ये भी बताया था कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसमें जो हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन होती है वो प्रधानमंत्री की होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है। उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की अगर कोई है तो, फिर उसके बाद तीसरा यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर थर्ड पर आते हैं, ना कि हाईएस्ट रैंकिंग। पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो होने चाहिए वो लोकसभा के टोटल मेंबर के 10% होने चाहिए। नहीं, 10% नहीं दोस्तों, मैक्सिमम 15% मेंशन किया गया है। 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा वाला, क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, क्या ये भी एक कैटेगरी ऑफ मिनिस्ट्री है जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में आती है? बिल्कुल सही बात है। आपको पढ़ाया था ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ये सभी आ जाते हैं। तो ये इसका हिस्सा है। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो चुका है, मजा आया होगा। चलिए आज के सेशन को करते हैं यहीं पर समाप्त। बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।